A very warm good morning all of you. How are you all? बेटे मैं प्रीति शर्मा आपकी हिंदी सब्जेक्ट टीचर और आज हम आपकी हिंदी ग्रामर पुस्तक का पार्ट 3 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है शब्द, जिसे हम इंग्लिश में वर्ड्स भी बोलते हैं। ठीक है बेटे, आज हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे कि शब्द क्या है। शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्ण मैंने आपको पहले पढ़ाया था। वर्ण क्या कहलाता है? क ख ग, ये हमारे क्या हैं? वर्ण हैं। ठीक है, तो दो या दो से अधिक वर्ण है ना, तो वर्ण कितने हैं? दो या दो से ज़्यादा होने चाहिए। और फिर उनके भी क्या होता है? सार्थक समूह। उनका समूह कैसा होना चाहिए? जो हमें कोई ना कोई अर्थ प्रदान करने वाला हो या अर्थ बताने वाला हो, वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। अब जैसे ये किताब का एक चित्र आपको दिया हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है बै-की-ता, बकीता। 3 वर्ण है इसमें, है ना। ब क्या है? एक वर्ण क्या है? बै, एक की और एक ता। क्या इसका कोई अर्थ है? नहीं। मतलब इसका कोई अर्थ समझ में आ रहा है कि बकीता क्या है? यह क्या है? निरर्थक शब्द है। जिसका कोई अर्थ नहीं होता वो क्या कहलाता है? निरर्थक शब्द कहलाता है। निर मतलब नहीं, अर्थ मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं होता वो क्या कहलाता है? निरर्थक। तो इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये क्या है? निरर्थक शब्द है। अब इस शब्द को, इन्हीं वर्णों को कैसे पढ़ना है हमें? पहले हम की, ता और बै किताब पढ़ते हैं तो हमें मतलब समझ में आ जाता है कि उसका तात्पर्य किससे है? हमारी पुस्तक से है, हमारी बुक से है, हमारी पढ़ने वाली पुस्तक से है। तो ये क्या हो गया? एक सार्थक शब्द। क्यों सार्थक शब्द है? अर्थ के साथ। सार्थक का मतलब क्या होता है? अर्थ के साथ, कि इसका अर्थ हमें समझ में आ रहा है कि किताब क्या है? हमारी पुस्तक है। तो बेटे शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द क्या है? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहेंगे हम? शब्द कहते हैं। फिर शब्द के भेद। शब्द के कितने भेद हैं? शब्दों को 3 आधारों पे बांटा गया है। मतलब इसके 3 भेद हैं। 3 आधार पर इनके अर्थ किसको भेदों को बांटा गया है। 3 आधार पर। वो 3 आधार कौन कौन से हैं? उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति मतलब इनका जन्म किस किस तरह से हुआ। उत्पत्ति मतलब होता है जन्म, कि इनका जन्म किस किस प्रकार से हुआ, वो उत्पत्ति के आधार पर। फिर रचना, कि किस तरह से इनकी रचना मतलब निर्माण किया गया, है ना, इनकी बनावट की गई। ठीक है। फिर प्रयोग, किस तरह से इनको काम में लाया गया, लिया गया हिंदी भाषा में। तो इस तरह से इनको 3 भागों में बांटा गया। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। फिर इनको 3 भेद, शब्द को 3 आधार पर इनके टुकड़े किए गए और तीनों के भी अलग अलग क्या किए गए? भेद किए गए, है ना। तो उत्पत्ति के आधार पर इनके 4 भेद किए गए। ये आपको बेटे लर्न भी करना है कि शब्द के 3 आधारों पर टुकड़े किए गए, आधार बांटे गए। शब्द की रचना 3 आधारों पर की गई, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। फिर उत्पत्ति मतलब क्या होता है? जन्म, और रचना निर्माण मतलब किस तरह से हुआ, और प्रयोग किस तरह से लाया गया। उत्पत्ति के आधार पर जब इनका जन्म हुआ तो उनके क्या क्या आधार थे, वो किस तरह से हुआ? तत्सम शब्दों के आधार पर, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। अब हम इनको पढ़ेंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द क्या हैं? तत्सम शब्द, सबसे पहले हम तत्सम शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि इंग्लिश में लिखा हुआ है संस्कृत वर्ड्स। संस्कृत मतलब जो संस्कृत भाषा होती है। आप अगली क्लास में जब आप 6 में जाओगे तो आपका एक सब्जेक्ट और ऐड हो जाएगा। कौन सा? संस्कृत। तो संस्कृत वर्ड्स क्या है? संस्कृत भाषा के जिन शब्दों को, तब उस भाषा के, जो मैं आपको बता रही हूँ कि 6 क्लास से आपकी स्टार्ट होगी, तो संस्कृत भाषा के जिन शब्दों को हमने हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों मतलब जैसे संस्कृत में हम काम में ले रहे हैं वैसे की वैसे ही हम हिंदी में काम में ले रहे हैं, उनको
लिया गया है उन्हें क्या कहा है, तत्सम शब्द कहते हैं। जिन शब्दों को हम संस्कृत भाषा में भी प्रयोग करते हैं और उन्हीं शब्दों का प्रयोग अगर हम हिंदी भाषा में भी करते हैं तो वो शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हिंदी शब्दों में बेटे कई संस्कृत के अलग अलग भाषाओं के, बोलियों के, तो इस तरह से हिंदी भाषाओं में कई शब्द आ गए, जिससे क्या हुआ, इसका शब्दकोश है जो हिंदी सब्जेक्ट का हिंदी विषय का शब्दकोश बहुत ही बढ़ गया। ठीक है, उसका बढ़ने का क्या कारण हुआ कि सब भाषाओं के, सभी बोलियों के शब्द इनमें आकर मिल गए। ठीक है, तो हिंदी अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बोली जाने लग गई। तो संस्कृत के जो पढ़े हुए लोग हैं वो संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा में भी संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करने लग गए और उन्हीं शब्दों को हम क्या कहने लग गए, फिर हिंदी भाषा में अगर उसका प्रयोग होने लग गया तो उन शब्दों को हम क्या कहने लग गए, तत्सम शब्द। ये शब्द कौन कौन से होते हैं, गृह, पत्र, हस्त, क्षेत्र आदि। गृह मतलब क्या होता है बेटा, घर, पत्र मतलब कोई हम चिट्ठी लिखते हैं, पत्र मतलब पत्ता भी होता है, हस्त हाथ, क्षेत्र मतलब खेत। ठीक है, दूसरा है हमारा तद्भव शब्द। तद्भव शब्द किसे कहते हैं, संस्कृत भाषा के जिन शब्दों का रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। भाषा शब्द किसके हैं, वो संस्कृत भाषा के ही शब्द हैं, पर उनमें थोड़ा सा रूप बदलना, रूप मतलब थोड़ा सा हल्का फुल्का उसमें कोई परिवर्तन, बदलाव कर दिया और फिर उसमें हम हिंदी भाषा में इसका प्रयोग करने लग गए तो उन्हें हम क्या कहने लग गए, तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे घी, घी क्या है, घृत शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, उसका हम थोड़ा सा परिवर्तन करके है ना घी कर दिया और उसे किसमें काम में लेने लग गए, तद्भव शब्द के रूप में काम में लेने लग गए। इसी प्रकार और शब्द देखिए, दही, खेत, आग, गांव, हाथ, कान आदि। ठीक है, तो ये शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं और उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, तद्भव शब्द कहते हैं। फिर तीसरा है हमारा देशज शब्द। आप देखेंगे आपके आगे जो 6 क्लास के में आओगे आप, तो तद्भव तत्सम शब्द भी अलग से एक टॉपिक आता है और उसमें हमें इन शब्दों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। देशज शब्द क्या होते हैं बेटे, जिन शब्दों को भारत के विभिन्न क्षेत्रों के बोलियों से लिया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। भारत में मतलब जिन ऐसे शब्द जो अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे हमारा क्षेत्र किस क्षेत्र में रहते हैं, हम अलवर क्षेत्र में रहते हैं, तो यहाँ की बोली क्या है, मेवाती। ठीक है, जयपुर क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, ढूढ़ाड़ी। तो ये बोलियाँ क्या है, मतलब इन क्षेत्रों की बोलियों का है ना, मेवाती बोली का प्रयोग अगर हम हिंदी में करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। तो ऐसे ही पूरे भारत में विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं, तो उन बोलियों के शब्द जो हमारी हिंदी भाषा में हम काम में लेते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, देशज शब्द कहते हैं। जैसे खटिया, लोटा, झोला, पतीला आदि। विदेशी शब्द, जिन शब्दों को दूसरे देशों की भाषाओं से लेकर प्रयोग किया जाता है उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे ड्राइवर, कारीगर, आज़ाद, कैंची, लीची आदि। अब विदेशी शब्द क्या होते हैं बेटे, कि जिन शब्दों का प्रयोग दूसरे देशों की भाषाओं में काम में लेते हैं, जैसे अरबी हो, फारसी हो, अंग्रेजी हो, कोई भी भाषा का शब्द हो, और उन विदेशी शब्दों को, फॉरेन शब्दों को हम हमारे देश में या हमारी भाषा में, हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, तो उन शब्दों का प्रयोग क्या, उन शब्दों को हम क्या कहेंगे, विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे ड्राइवर शब्द है, ड्राइवर इंग्लिश भाषा, अंग्रेजी भाषा का शब्द है और उसको हम किस में प्रयोग कर रहे हैं, हिंदी भाषा में, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, विदेशी शब्द कहेंगे। इसी प्रकार दूसरा आधार है हमारा रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं बेटे, कौन कौन से, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। आपको बेटे अच्छे से लर्न करना है कि शब्द की उत्पत्ति 3 आधारों पर हुई है, उत्पत्ति, रचना और प्रयोग।
फिर उत्पत्ति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, रचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है और प्रयोग के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। और इसको याद करना भी बहुत सिंपल है। शब्द के बस 3 टुकड़े हुए हैं। फिर पहला उत्पत्ति है तो उत्पत्ति को 4 भागों में, रचना को 3 भागों में और प्रयोग को 2 भागों में बांटा गया है। और इनके नाम याद करने हैं कि कौन कौन से शब्द उसके अंतर्गत आते हैं। मैंने इसके नोट्स आपको भेजे हैं तो उसमें आप देखकर इसे लर्न करेंगे। रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या है? जो शब्द, अब इसे समझने की कोशिश करो, जो शब्द टुकड़े करने पर कोई अर्थ प्रकट नहीं करते, अर्थात जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनको हम तोड़ नहीं सकते और अगर हमने उनको तोड़ दिया तो उनमें से कोई भी अर्थ नहीं प्रकट होगा या वो निरर्थक शब्द बन जाएंगे, निरर्थक वर्ण बन जाएंगे, उनका कोई भी अर्थ नहीं होगा। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। एक उदाहरण के रूप में आप समझने की कोशिश कीजिए इसे। जैसे बेटे कल, कल शब्द है। कल शब्द किससे बना है? 2 वर्णों से मिलकर बना है, कै और ले। ठीक है, कल मतलब बीता हुआ कल या आने वाला कल। ठीक है, तो कल का मतलब समझ में आ गया आपको। अब अगर हमने इसके टुकड़े कर दिए, कै प्लस ले, अलग अलग कर दिया मैंने इसे, तो कै का अलग से कोई मतलब नहीं होता, ना ही ले का कोई मतलब होता है। तो इनके टुकड़े करने पर जब कोई अर्थ नहीं आए तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर 2 वर्णों के जो शब्द होंगे वो रूढ़ शब्द, ज़्यादातर, सभी नहीं, ज़्यादातर 2 वर्णों के शब्द रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं, घर, आँख, पानी आदि। घर में भी घ और रै, ठीक है, अलग अलग करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकल के आएगा अलग से। तो इन शब्दों को क्या कहेंगे? हाँ, रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा है आपका यौगिक शब्द। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हों और जिनके टुकड़े करने पर प्रत्येक टुकड़े का कोई विशेष अर्थ प्रकट हो, है ना, हर एक टुकड़े का कोई विशेष अर्थ, अलग से अर्थ प्रकट हो या समझ में आ रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहते हैं। इसे भी उदाहरण के माध्यम से हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन बेटे आपको पूरी अच्छे से लर्न करनी है। मैं बार बार हर एक चैप्टर में बोल रही हूँ, जो भी व्याकरण का मैं चैप्टर आपको पढ़ा रही हूँ, आप सबकी डेफिनेशन लर्न करते जाइए। ठीक है, क्योंकि आप स्कूल नहीं आ रहे हैं, आपका फिर बेसिक वो नहीं होगा स्ट्रॉन्ग, इसलिए आप अच्छे से इनकी डेफिनेशंस लर्न करना, लिख लिख कर याद करना। हिंदी को पढ़ने का सबसे अच्छा काम वो है तरीका कि आप उनको लिख कर याद करें। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे बोल तो देते हैं, लिखने में प्रॉपर उनकी अशुद्धियाँ आती हैं, तो लिख कर याद करें, है ना। अब इसे समझिए यौगिक शब्द को, कि जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हो और जिनके टुकड़े करने पर प्रत्येक टुकड़े का कोई विशेष अर्थ प्रकट हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। जैसे हमारा शब्द है हिमालय। हिमालय क्या होता है? एक पर्वत होता है। ठीक है ना, आप सभी ने सुना है ना, हिमालय पर्वत जो हमारा भारत देश का क्या है? सीमांत प्रहरी है, सीमा रक्षक है। ठीक है, तो इसके हमने टुकड़े किए, है ना। हिमालय शब्द को हमने तोड़ा, तो कैसे तोड़ेंगे? हिम प्लस आलय। ठीक है, तो यहाँ हिम प्लस आलय। अब इसने क्या कहा है? टुकड़े करेंगे तो क्या होगा? प्रत्येक टुकड़े का कोई विशेष अर्थ प्रकट हो। तब 2 टुकड़े कर दिए हमने, अब इनका प्रत्येक मतलब हर एक टुकड़े का कोई अर्थ हो। अब यहाँ पे हिम का अर्थ क्या होगा? हिम का अर्थ होता है बेटा बर्फ। ठीक है, हिम मतलब क्या होती है? बर्फ। और आलय मतलब क्या होता है? घर। ठीक है, शिवालय मतलब शिव जी भगवान का घर। ठीक है, आलय मतलब क्या होता है? विद्यालय, विद्या का घर। ठीक है, तो आलय मतलब क्या होता है? घर। ठीक है, तो हिम आलय मतलब बर्फ का घर। बर्फ ऐसा आलय जहाँ पर बहुत सारी बर्फ हो। तो दोनों का आपको मतलब समझ में आ गया, दोनों के अलग अलग अर्थ हो गए। तो इसे हम क्या कहेंगे? यौगिक शब्द, जिसमें दोनों शब्दों का अलग अलग कोई अर्थ प्रकट होता है। ऐसे ही सुपुत्र में देखिए, सु मतलब होता है अच्छा, पुत्र मतलब बेटा, सुपुत्र अच्छा बेटा। तीसरा है आपका योग रूढ़ शब्द। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं।
इसमें क्या था, प्रत्येक टुकड़े के 2 टुकड़े कर रहे थे, इसमें भी हमने 2 ही टुकड़े किए हैं, यौगिक में भी 2 ही टुकड़े करे हैं। पर यौगिक में क्या है, दोनों का अलग अलग कोई विशेष अर्थ प्रकट हो रहा है। यहाँ पर 2 टुकड़े करने पर किसी विशेष अर्थ को, मतलब उनके दोनों के कोई अलग अलग अर्थ नहीं है, बल्कि तीसरा कोई अलग विशेष अर्थ प्रकट हो रहा है, उन्हें हम क्या कहते हैं, योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जलज शब्द है, जल प्लस जय, इसके टुकड़े कर दिए हमने, पर इससे हमें कोई मतलब नहीं है टुकड़े करने से। जलज मतलब जल में रहने वाला, जय मतलब जीव, है ना, जैसे मतलब जीव से है, जल में रहने वाला मतलब जल में कोई भी रहता हो, है ना, जल में रहने वाला, है ना, जैसे मतलब रहने वाला सा हो गया, जल में रहने वाला मतलब जल में कौन रहता है, कमल रहता है, कमल का फूल। तो जलज से मतलब यहाँ पे किससे है, कमल से। इनको समझने के लिए बेटे हमें पर्यायवाची भी, थोड़ा पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक है। दशानन, दश प्लस आनन, 10 मतलब 10 10, और आनन मतलब होता है सिर, है ना। तो 10 सिर वाला, 10 सिर किसके होते हैं, रावण के। तो विशेष अर्थ क्या है, दशानन कौन है, रावण है। पंचानन, 5 आनन हैं जिसकी, ठीक है। तो इस तरह से इनके अलग अलग कोई विशेष अर्थ होते हैं। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, कौन है वो, गणेश जी। तो इस तरह से कोई विशेष अर्थ हो तो वो शब्द क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तीसरा है बेटा आपका प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं, जो शब्द लिंग, वचन, काल आदि के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कहीं पे लिंग में बदलाव आ रहा है, कहीं पे वचन में बदलाव आ रहा है, कहीं पे काल, काल मतलब समय में, काल आपने पढ़े हैं ना पिछली कक्षाओं में, काल मतलब क्या होता है, समय, ठीक है। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, काल के बारे में पढ़ा है ना। तो इनमें परिवर्तन आ जाए, जिन शब्दों में इनमें बदलाव आ जाए, परिवर्तन आ जाए, उन्हें क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द क्या कहलाते हैं, विकारी होते हैं। तब बदलाव किस में आएगा, संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में और क्रिया में परिवर्तन आएगा। और किसकी वजह से आएगा, लिंग, वचन, काल के अनुसार परिवर्तन होगा। जैसे लड़का शब्द है, और अगर हम वैसे लड़का कि लड़का बाजार जा रहा है ना, और अगर खूब सारे हो गए मतलब उनका वचन चेंज हो गए, बहुवचन हो गए, तो क्या लिखेंगे हम, लड़के बाजार जा रहे हैं, परिवर्तन हो गया। तो इस तरह से उनमें बदलाव आएगा, ठीक है। और अगर लिंग के हिसाब से हम देखें तो क्या लिखेंगे हम, लड़का बाजार जा रहा है, नहीं, लड़की बाजार जा रही है ना। अब मैंने यहाँ पर बोला लड़की बाजार जा रही है, अगर वो जाकर आ गई तो लड़की बाजार गई थी, काल के हिसाब से परिवर्तन हो गया। तो इस तरह से लिंग, वचन और काल के हिसाब से परिवर्तन आया, उसे हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। दूसरा है बेटा अविकारी शब्द। जो शब्द लिंग, वचन, काल के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक शब्द अविकारी या अव्यय होते हैं। जैसे धीरे धीरे और अरे, हाय आदि। अब बेटा यही है क्या, जो शब्द लिंग, वचन, काल के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते, उन्हें हम क्या कहेंगे, अविकारी शब्द। अब क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि बोधक शब्दों के बारे में भी आपने पढ़ा है, ठीक है ना। ये हे, अरे, हाय, इस तरह के शब्द जो होते हैं ना, जिससे हमें आश्चर्य, घृणा, शोक उत्पन्न होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, विस्मय आदि बोधक शब्द कहलाते हैं। तो इन चारों तरह के जो शब्द होते हैं, इन शब्दों में कभी भी लिंग, वचन, काल के हिसाब से कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। शब्द रचना। अब हम देखेंगे कि शब्द की जो रचना है वो किस तरह से हुई, या शब्दों का निर्माण किस तरह से हुआ। हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय के योग से नए शब्दों की रचना की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, उपसर्ग और प्रत्यय के योग से मतलब मिलने पर, ठीक है।
उपसर्ग के मिलने पर शब्द की रचना कैसे होती है? उपसर्ग वे शब्दांश हैं जिनको शब्द से पहले लगाकर नया शब्द बनाया जाता है। क्या होता है? एक शब्द का अंश होता है, शब्द अंश मतलब वर्ण होता है, एक शब्द का अंश होता है, छोटा टुकड़ा, जिसको अगर हम किसी शब्द के आगे लगा दें तो वो नए शब्द का निर्माण करता है। कैसे? जैसे गम शब्द है, गम मतलब होता है ना, कि मतलब जो सरल हो, है ना। तो सुगम मतलब सुगम, ठीक है। जैसे ये वर्ड हो गया, गम दुख भी होता है गम का मतलब, ठीक है। और सुगम मतलब आसान हो जाता है, ठीक है। और देखा देखना, अनदेखा देखना नहीं, ठीक है। तो सु अन अ ये क्या है? शब्दांश है। गम देखा न्याय ये क्या है? शब्द हैं। तो शब्दांश के जब शब्द के पहले जुड़कर इन्होंने क्या बना दिया? नया शब्द सुगम, अनदेखा, अन्याय, इस तरह से नए शब्दों की रचना कर दी। इसी तरह से बेटे प्रत्यय किस तरह से शब्द का निर्माण करते हैं? प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जिनको शब्द के अंत में लगाकर नया शब्द बनाया जाता है। जैसे वर्ष प्लस इक, वार्षिक। उपसर्ग, उप मतलब होता है बेटा पहले, ठीक है। उप मतलब क्या होता है? पहले। तो जो शब्द के पहले जुड़ेंगे, जो शब्दांश पहले लगेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? उपसर्ग। और जो बाद में लगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यय, ठीक है। ये याद रखना कि उप मतलब क्या होता है? पहले। तो जो पहले लगता है उसे हम क्या कहेंगे? उपसर्ग। और जो बाद में लगेगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रत्यय। फिर गुण में वान लग गया तो गुणवान, रंग में इन लग गया रंगीन। तो इस तरह से प्रत्यय और उपसर्ग के द्वारा नए नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। बेटे ये एक बार फिर से आपके नोट्स हैं, है ना। एक बार फिर से लेट्स रिवाइज लिखा हुआ है ना, ये आपका पार्ट का रिवीजन है जिसे आपको लर्न करना है। फिर इसके बाद बेटा मैंने आपको ये कुछ नोट्स लिख के दिए हैं। जिन बच्चों के पास अभी बुक अवेलेबल नहीं है वो बच्चे, सिर्फ वही बच्चे इन नोट्स को अपनी नोटबुक में उतार लेंगे, ताकि आपको डेफिनेशन और ये डेफिनेशन लर्न करने में आसानी हो, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको एक नोट्स बना के लिख दिए हैं कि शब्द की परिभाषा है, फिर शब्द के भेद किस तरह से हुए हैं, 4 आधार लिख दी, वो 3 आधार लिख दिए हैं। तीनों आधारों के फिर हमने शॉर्ट में उनके वो लिख दिए हैं कि किन किन शब्दों को उनके अंतर्गत हमने लिया है। उसके बाद विकारी अविकारी शब्दों की हमने परिभाषा भी लिख दी है, क्योंकि देशज विशेष शब्द का पहले भी मतलब हम आगे की कक्षाओं में भी अध्ययन कर लेंगे, और मैंने आपको पीडीएफ सेंड करूँगी तब भी आ जाएगा। तो अगर आपको जिनको इनकी परिभाषा याद करनी है तो वो पीडीएफ के माध्यम से उन्हें लर्न कर लेना, ठीक है। और उसके बाद ये उपसर्ग और आपकी प्रत्यय की परिभाषा है। और उसके अलावा मैंने इस पार्ट के अंदर से मतलब बाहर के क्वेश्चंस तो आपको करवाऊंगी, कुछ अंदर से ये 3 क्वेश्चंस निकाले हैं कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द टुकड़े करने पर कोई अर्थ प्रकट नहीं करते, अर्थात जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें क्या कहते हैं? हाँ, रूढ़ शब्द कहते हैं। कल, घर, आँख और पानी आदि शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ऐसे ही तत्सम शब्द की परिभाषा मैंने आपको दी है। और ये उपसर्ग का मतलब कुछ शब्द दिए हैं जिनको स्टार्टिंग में हम जोड़कर उपसर्ग का लगाकर नए शब्दों का निर्माण किस तरह से करते हैं वो आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये तीनों प्रश्न सभी बच्चों को अपनी नोटबुक में करने हैं, और जिन बच्चों के पास पुस्तक नहीं है वो ये नोट्स अपनी नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है। और जिन बच्चों के पास बुक अवेलेबल है वो ये सारे बच्चे ये डेफिनेशंस जो हैं वो अपनी लर्न करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको क्लियर दिखा रखा है तत्सम तद्भव शब्द, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्द की परिभाषाएं भी आपको दे रखी हैं। तो आप इसमें से देखकर आप लिख लेना। आपके नोट्स को थोड़ा लेंथी भी बना सकते हो, एक बार लिखकर फिर आप लर्न करना। ये ऐसे नहीं डायरेक्टली आप फ़ोन से लर्न करें, क्योंकि उससे आपकी आंखों पे स्ट्रेस पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आप नोटबुक में लिखकर इसको अच्छे से लर्न करेंगे। कल परसों वाले वीडियो में मैं आपको इसके पीडीएफ फाइल सेंड कर दूँगी, तो आप उससे भी आप इसको इजीली लिख सकते हो ना। वैसे इसमें भी लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके बेटे, ये आपका पार्ट 3 मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अगले वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी।
तब तक जिन बच्चों के पास बुक है वो खुद करने की एक बार कोशिश करना कि उनके कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। ओके बेटे, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, मिस यू ऑल।